Hello. Okay, in the last lecture, we have completed potentiometer, which was one of the resistive transducer. The next transducer we will be seeing, that is strain gauge. Okay, before going into to the details of the strain gauge, let us see the theory of the strain gauge. When a wire of length L, अगर कोई एक वायर लेंथ L की ली जाए और क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका A लिया जाए, इज सब्जेक्टेड टू अ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, उसको एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस दे रहे, तो ये देखने को मिलता है द लेंथ इज इंक्रीजिंग फ्रॉम L to L plus delta L due to tensile strain along its axis and its cross sectional area decreases from A to A minus delta A. अगर आप ऐसे किसी वायर को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देते हैं तो उसमें लेंथ में इंक्रीज होता है, ठीक है, लेट इट बी डेल्टा एल, एंड ड्यू टू द टेंसाइल स्ट्रेन, और जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिलता है, दैट इज ए टू ए माइनस डेल्टा ए ड्यू टू द कंप्रेसिव स्ट्रेन एट राइट एंगल टू इट्स एक्सिस एंड अलोंग इट्स सर्कमफ्रेंस. तो ये तो हमने एज्यूम कर लिया कि एक लेंथ है और क्रॉस सेक्शनल एरिया का है वायर, और उसमें इंक्रीमेंट, लेंथ में इंक्रीमेंट हो रहा है और एरिया में डिक्रीमेंट हो रहा है. द रेशियो ऑफ डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, द चेंज इन लेंथ अपॉन द लेंथ इज नोन एज एक्सियल यूनिट स्ट्रेन ऑकरिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड स्ट्रेस. जिस एरिया में आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं तो ये उसी डायरेक्शन में एक्सियल यूनिट स्ट्रेन है, ठीक है. और डेल्टा डी बाय डी, जो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है, दैट मीन्स द रेडियस और द डायमीटर इज इंक्रीजिंग. तो द इंक्रीमेंट इन द डायमीटर अपॉन द ओरिजिनल डायमीटर इज नोन एज लेटरल और ट्रांसवर्स यूनिट स्ट्रेन. नाउ लेट अस सी द, तो ये दोनों चीज़ें जो है आपके जो आपका लेटरल स्ट्रेन है और जो कहते हैं यूनिट एक्सियल स्ट्रेन है, ये आपस में रिलेट कैसे होते हैं? ये ऐसे रिलेट होते हैं कि डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल टू माइनस म्यू डेल्टा एल बाय एल. तो यहाँ पर जो म्यू है दैट इज नथिंग बट पॉइजन्स रेशियो, ठीक है, जो कि नॉर्मली मेटल के केस में 0.3 के आसपास की रेंज के होते हैं, और जो स्ट्रेन गेज बनते हैं वो ज़्यादातर मेटल के बनते हैं, ठीक है. तो ये आपस में इस तरह से रिलेटेड कि डेल्टा डी बाई डी इक्वल्स टू माइनस म्यू डेल्टा एल बाय एल. नाउ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन ए इज गिवन बाय, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है आर का वो हमें मालूम है कि दैट इज रो एल बाय ए. नाउ अगर मैं इस फॉर्मूला पे लॉग लगा लूँ, यूज अ लॉगरिथम ऑफ दिस फॉर्मूला, तो वी विल फाइंड दैट कि taking the log of for the both the side, we will be getting ln r is equal to ln l minus ln a plus ln rho. और इसको अगर मैं इसका टोटल डिफरेंशियल लूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, डी आर बाई आर इज इक्वल टू डी एल बाई एल माइनस डी ए बाई ए प्लस डी रो बाय रो, क्योंकि हमें मालूम है लॉग का डिफरेंशियल करने पे जो पैरामीटर होता है वो 1 बाय दैट पैरामीटर हो जाता है, ठीक है. नाउ अब पहले हम देख चुके हैं कि डी ए बाई ए इज नथिंग बट माइनस 2 म्यू डी एल बाई एल, ठीक है. वहाँ पर जो पहले था फॉर्मूला वो था कि चेंज इन डायामीटर से रिलेटेड था, ठीक है. तो यहाँ पर डायामीटर की जगह मैं इसका रेडियस ले रहा हूँ, तो यहाँ पर ट्वाइस आ जाएगा. तो substituting this in the above equation you will be getting that dr by r, अब a by a की जगह पर मैंने माइनस 2 म्यू डी एल बाई एल रख दिए, तो मेरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, डी आर बाई आर इज इक्वल टू डी एल बाई एल 1 प्लस 2 म्यू ये प्लस डी रो बाय रो. अब यहाँ पर अगर मैं पूरी इक्वेशन को डी एल बाई एल से डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा डी आर बाई आर अपॉन डी एल बाई एल. ये द चेंज इंक्रीमेंट इन द रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस per unit increment in the length
अपॉन लेंथ, दिस इज नोन एज गॉस फैक्टर। ठीक है, dr बाय आर अपॉन dl बाय एल, इसको हम लोग गॉस फैक्टर कहते हैं। तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को पूरा dl बाय एल से डिवाइड कर दिया, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में गॉस फैक्टर आ गया, g इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू d रो बाय रो अपॉन dl बाय एल। So this is the standard formula for a generalized formula for the Gauss factor. Gauss factor is nothing but it is equal to 1 plus twice of the Poisson's ratio plus the change in resistivity, per unit change in resistivity upon per unit change in the length of any material. This is known as Gauss factor. G is called the Gauss factor. Okay, G for the sum of the material are given below. निकल के लिए -12.1 होता है, मैंगनीन का 0.47 है, नाइक्रोम का 2, कॉन्स्टेंटन का 2.1, सॉफ्ट आयरन का 4.2, प्लैटिनियम 4.8, कार्बन का 20 और सबसे ज़्यादा डोप्ड क्रिस्टल्स के होते हैं जो 100 से 5000 तक के होते हैं। ओके, तो these are some of the common material which are used as a strain gauge और उनके गॉस फैक्टर की वैल्यूज है। अब आगे देखते हैं कि कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेन गेज होते हैं। द फॉलोइंग आर द मेजर टाइप ऑफ स्ट्रेन गेजेस: अनबॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गेज, बॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गेज, बॉन्डेड मेटल फॉयल स्ट्रेन गेज, वैक्यूम डिपॉजिटेड थिन मेटल फिल्म स्ट्रेन गेज, sputter deposit thin metal strain gauge, bonded semiconductor strain gauge, diffused metal strain gauge। यहाँ पर तो बहुत सारी वैरायटी दे रखी है, पर तो अगर आप बहुत ध्यान से नोटिस करें तो इसमें दो मेजर कैटेगरी आती है, दैट इज वन अनबॉन्डेड स्ट्रेन गेज एंड बॉन्डेड स्ट्रेन गेज। बाकी जो उसमें मेटल कैसे हम यूज कर रहे हैं उसकी टेक्निक के ऊपर डिपेंडेंट टाइप बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, कि आप बॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गेज यूज़ कर रहे हैं, बॉन्डेड मेटल फॉयल स्ट्रेन गेज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर वहाँ पर मेटल आप कैसे डिपॉजिट कर रहे हैं उसकी जो टेक्निक है, जैसे वैक्यूम डिपॉजिटेड हो सकता है, स्पटर डिपॉजिटेड हो सकता है, या फिर मटेरियल के हिसाब से सेमीकंडक्टर हो सकता है। तो ये तो हो गया, मतलब कि वाइड, ऐसे तो बहुत सारी वाइड रेंजेस हैं। ठीक है, स्ट्रेन गेजेस के लिए, बट ब्रॉडली इसको हम जो क्लासीफाई कर सकते हैं वो दो तरीके से कर सकते हैं कि इट इज अनबॉन्डेड एंड बॉन्डेड स्ट्रेन गेज। ओके, और ये नॉर्मली हम लोग जो उसके एप्लीकेशंस हैं वो एक्सपेरिमेंटल स्ट्रेन एनालिसिस ऑफ द मशीन एंड स्ट्रक्चर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्स, टॉर्क, प्रेशर, फ्लो, एक्सेलरेशन ट्रांसड्यूसर, आप इसे बहुत सारे सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर डिजाइन कर सकते हैं। तो लेट अस सी द फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रेन गेज, दैट इज अनबॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गेज। अनबॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गेज को देखते हैं। तो अनबॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गेज कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, आप देख रहे हैं कि फिगर में ऊपर एक डायाफ्राम है, वो डायाफ्राम नीचे फोर्स रॉड से कनेक्टेड है। वो फोर्स रॉड आपका एक माउंट कहते हैं, एक आपका स्प्रिंग एलिमेंट है बीच में, वहाँ पर जो स्टार शेप का बना हुआ है उससे सेंट्रल में कनेक्टेड है। ये स्टार शेप जो स्प्रिंग एलिमेंट है इसके ऊपर 4 सफायर पोस्ट है। सफायर एक मटेरियल होता है, ठीक है, सफायर रॉड्स बनी हुई है उस पर पोस्टेड, और वो जो सफायर पोस्ट है उस पर आपकी स्ट्रेन गेज वायर्स लिपटी हुई है जो कि अनबॉन्डेड है, मतलब किसी के अंदर बॉन्डेड नहीं है, ओपन एयर में रखी हुई है। ठीक है, और ये जो आपका स्प्रिंग एलिमेंट है ये फ्लेक्चर है, मतलब फ्लेक्चर एलिमेंट है, और डायाफ्राम पे फोर्स लगाएंगे ऊपर से तो फोर्स रॉड के थ्रू उस स्प्रिंग एलिमेंट पे आप फ्लेक्स कर पाएंगे, तो वो मूव कर सकता है ऊपर नीचे। और ये पूरा स्प्रिंग एलिमेंट एक माउंटिंग रिंग के ऊपर रखा हुआ है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ अनबॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गेज। लेट अस सी द नेक्स्ट स्लाइड। तो इन द अनबॉन्डेड टाइप, normally a fine wire of 25 micron diameter is kept stretched between the two insulated posts held rigidly on the two different platforms that can move relative to each other under external force।
मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नॉर्मली आप जो अनबॉन्डेड स्टेज में करते हैं क्या है कि वायर्स को ओपन रखते हैं, ठीक है, दो पोस्ट के बीच में बांधते हैं। वो पोस्ट ऐसे होने चाहिए कि वो रिलेटिवली आपस में मूव कर सके अगर आप प्रेशर इम्पोज करो या फोर्स इम्पोज करो, ठीक है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल कि आप जब फोर्स इम्पोज करेंगे तो वो वायर पे फोर्स आएगा और उसकी वजह से आपकी जो पोस्ट है वो मूव करेंगे, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेन। तो इसने जैसे बताया कि फाइन वायर ऑफ 25 माइक्रोन, 25 माइक्रोन इज अ मैक्सिमम लिमिट। नॉर्मली जो प्रैक्टिकल है वो मैं आगे दिखा रहा हूँ कि एक्चुअल ट्रांसड्यूसर सिस्टम एम्प्लॉय द 4 सफायर पोस्ट, जैसे कि हम लोगों ने फिगर में देखा कि 4 सफायर पोस्ट थी, आर होल्डिंग अ 4 इक्वल लेंथ ऑफ टंगस्टन प्लैटिनम, ठीक है, इट इज अ अलॉय ऑफ टंगस्टन एंड प्लैटिनम वायर ऑफ 5 माइक्रोन। आप यहाँ पर 5 माइक्रोन डायमीटर का यूज़ किए, उसने मैक्सिमम लिमिट दी कि 25 माइक्रोन तक आप जा सकते हो, मतलब 25 माइक्रोन काफ़ी डेलिकेट ट्रांसड्यूसर होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल पर्पस में 5 माइक्रोन तक का यूज़ करते हैं। अब कॉमन एज अ 4 वायर कैन फॉर्म अ व्हीट स्टोन ब्रिज। अब इसका कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से करते हैं कि ये 4 वायर जो हम यूज़ कर रहे हैं इससे हम लोग एक व्हीट स्टोन ब्रिज का कॉम्बिनेशन बन जाए, ठीक है। तो द 4 पोस्ट एज शोन इन फिगर आर माउंटेड ऑन अ स्टार स्प्रिंग स्ट्रक्चर, जैसे मैंने कहा कि स्टार स्प्रिंग स्ट्रक्चर पे चारों पोस्ट है। When center of the star spring structure is subjected to the force under measurement, ठीक है, the star spring flexes with each pair of strain gauge element on the opposite side going into the strain of the opposite polarity, ठीक है। तो as soon as the diaphragm पे आप प्रेशर इम्पोज करते तो फोर्स रॉड के थ्रू फ्लेक्चर के ऊपर, स्टार स्प्रिंग स्ट्रक्चर के ऊपर जो फ्लेक्चर है उस पर फोर्स पास ऑन होता है और वो जो स्टार स्प्रिंग स्ट्रक्चर है वो फ्लेक्स कर जाता है, मतलब वो हल्का सा बेंड हो जाएगा। उस बेंडिंग की वजह से होगा क्या कि जो ऊपर की जो वायर्स हैं, ऊपर जो वायर्स लगी हैं, ठीक है, ऐसे ही आप अगर फिगर बैक करो तो नीचे भी वायर्स देखने को मिलेगी, आपको नीचे भी वायर्स देखने को मिलेगी। जब आप फोर्स इम्पोज करेंगे तो ऊपर वाली वायर्स पे स्ट्रेन पड़ेगा और वो एक्सपेंड होंगी और नीचे वाली वायर्स जो होंगी, क्योंकि जैसे ही सफायर पोस्ट, जैसे ही आप फोर्स इम्पोज कर रहे होंगे फ्रैक्चर नीचे मूव कर रहा होगा, सफायर पोस्ट जो है वो कुछ इस तरह से या इस तरह से मूव कर रही होगी, ठीक है। तो ऊपर वाले जो पार्ट पे है, ऊपर वाले पार्ट पे जो वायर होगी उस पर वायर स्ट्रेच हो रही होगी और नीचे वाला वायर स्ट्रेच ना होकर लूज हो रहा होगा। तो ऊपर वाले वायर्स में रेजिस्टेंस का चेंज होगा ड्यू टू द लकी जो उसके लेंथ इंक्रीज हो रही होगी, एल प्लस डेल्टा एल हो रहा होगा और नीचे वाले वायर में एल माइनस डेल्टा एल हो रहा होगा। तो कुल मिला के ये है कि देयर विल बी अ चेंज इन ऑल द 4 रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसकी वजह से जो आप इनिशियल स्टेज में जो बैलेंस कंडीशन हम लेके चलते हैं, ठीक है, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज में अनबैलेंस कंडीशन प्रोड्यूस होगी। तो इस अनबैलेंस कंडीशन की वजह से यू कैन डिटेक्ट द चेंज इन गैल्वेनोमीटर करंट और उसको आप कैलिब्रेट करके आप स्ट्रेन के अकॉर्डिंग उसको कैलिब्रेट कर सकते हैं। तो रिजल्टिंग अनबैलेंस वोल्टेज ऑफ द ब्रिज सर्किट इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड हैज द प्रेशर ऑफ द डायफ्राम, ठीक है। वही बात होगी कि आपके इस अनबैलेंस वोल्टेज को आप जो गैल्वेनोमीटर करंट हम लोगों ने व्हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ा है, हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप कैलिब्रेट कर सकते हैं फोर्स से और प्रेशर से जो कि आप डायफ्राम के ऊपर इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरी असेंबली इज एनकेज्ड इन अ हाउसिंग विद अ प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ प्रेशर एंड फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। ये पूरी का हाउसिंग के अंदर रखा जाता है जिसमें प्रेशर के जो फोर्स रॉड है उसके लिए क्या कहते हैं आप, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए कुछ ना कुछ प्रोविजन रखते हैं, ठीक है। दे आर अवेलेबल फॉर प्रेशर रेंज ऑफ एज लो एज 0 to 0.15 बार्स टू 0 to 660 बार्स, यहाँ तक के अवेलेबल होते हैं। इसके बाद अब इसमें एक चीज़ है कि ऐसा ड्रॉबैक क्या है कि आप जब प्रेशर इम्पोज कर रहे होगे वायर्स जो होंगी वो आपस में बकलिंग हो सकती है उसकी, ठीक है, मतलब बकलिंग में ना वो आपस में लिपट सकते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है कि इन वायर्स में बकलिंग होने की सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो
हम लोग आज ये प्रैक्टिकली यूज़ आज की तारीख में नहीं होते हैं, तो उसको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल में यूज़ में आता है दे आर बॉन्डेड स्ट्रेन गेज। सेकंड वैरायटी है दैट इज नोन एज बॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गेज। कुछ कंस्ट्रक्शन इस तरह से होगा, आप देखोगे कि इसमें जो वायर्स हैं वो किसी मटेरियल के अंदर बॉन्डेड है। जो हमारी पिछली प्रॉब्लम थी कि वायर आपस में बकल हो सकती है, तो वो प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो बॉन्डिंग करने का भी बहुत सारे तरीके देखे रखे हैं। ठीक है, कहीं पर स्पाइरल बॉन्डिंग की है, कहीं पर मैंने फिल्म बनाई है, कहीं पर वायर सिंपल वायर फॉर्म में है। ठीक है, तो दिस इज हाउ द बॉन्डेड मेटल स्ट्रेन गेज देखने को मिलता है। लेट अस स्टडी अबाउट दिस। इन द केस ऑफ अ बॉन्डेड फिलामेंट स्ट्रेन गेज, the resistance wire is made into form of a grid and cemented between two pieces of paper. The factor to be considered are as follows. तो फिलामेंट कंस्ट्रक्शन देखेंगे हम उसके बारे में कि फिलामेंट कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। मटेरियल ऑफ द फिलामेंट वायर, कौन सा मटेरियल लेंगे, बेस कैरियर मटेरियल कौन सा होगा, सीमेंट कौन सा यूज होगा जो वायर को उसमें बॉन्ड करेगा, और लेड वायर कनेक्शंस, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, इसको हम स्टडी करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। द मटेरियल ऑफ द फिलामेंट वायर, तो फिलामेंट वायर कॉमन मटेरियल जो यूज होता है दैट इज आइसोइलास्टिक एंड नाइक्रोम वी। ओके, नाइक्रोम वी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ निकल एंड क्रोम अलॉय विद अ गॉज फैक्टर ऑफ 2.2। नाउ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंसीडर फॉर द चूजिंग द ग्रिड मटेरियल। जो ग्रिड मटेरियल हम यूज करेंगे, फिलामेंट वायर जो यूज करेंगे, उसके लिए जो प्रॉपर्टीज हमको देखनी है, तो पहली प्रॉपर्टी देखनी है कि इट शुड हैज अ हाई गॉज फैक्टर। सेकेंडली हाई रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। लो टेम्परेचर सेंसिटिविटी, टेम्परेचर सेंसिटिविटी बहुत कम हो कि टेम्परेचर के साथ जल्दी चेंज ना हो। हाई इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी, मैक्सिमम करंट एंड वोल्टेज जो हैंडल कर सके। गुड सोल्डरेबिलिटी, क्योंकि जो आपको एंड वायर से कनेक्शन करना होता है तो वहाँ पर सोल्डरिंग होती है, तो सोल्डरेबिलिटी इसकी अच्छी हो। लो हाई स्ट्रेसेस, क्योंकि करंट का वेरिएशन होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन होता है, तो मैग्नेटाइजेशन की वजह से जो हाई स्ट्रेसेस लॉस हो वो कम से कम हो। ठीक है, लो थर्मल ईएमएफ, क्योंकि एज अ करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर तो उसकी में थर्मल इफेक्ट्स भी आएंगे, तो उसकी वजह से जो थर्मल ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू द थर्मल इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, तो वो इफेक्ट कम से कम देखने को मिले। गुड करोजन रेजिस्टेंस, जल्दी जंग ना लगे उसमें, ठीक है, ऑक्साइड से वो रिएक्ट ना हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हम चाहेंगे कि अपने फिलामेंट वायर में हो। ठीक है, नाउ द बेस कैरियर मटेरियल, द कैरियर मटेरियल और द सपोर्ट मटेरियल शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। जिसके अंदर तुम वायर को कहते हैं एम्बेड करोगे, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, लेट अस सी दैट। नाउ द गुड एडहेरेंस टू सीमेंट यूज्ड, ठीक है, सीमेंट जो आप यूज कर रहे हो उसके साथ एडहेरेंस उसका, मतलब कि उसके साथ वो मिल ना जाए, ठीक है ना, तो उसके साथ उससे वो अलग बना रहे, ठीक है, और आराम से उसके साथ चिपक जाए, तो उसके साथ गुड एडहेरेंस होना चाहिए। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, बट एक्चुअल बात है कि आप उसके अंदर वायर को एम्बेड कर रहे हो तो आपस में वायर के बीच में आपको अच्छी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ चाहिए जिससे कि उसमें कोई कंडक्टिविटी ना हो पाए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बट नेचुरल है क्योंकि आप उसके ऊपर स्ट्रेन डाल रहे होंगे, तो बेस मटेरियल का मैकेनिकल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होना चाहिए कि वो प्रेशर हैंडल कर सके। नेक्स्ट इज मिनिमम थिकनेस कंसिस्टेंट विद अदर फैक्टर्स, मिनिमम टेम्परेचर रिस्ट्रिक्शन, टेम्परेचर का कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर दोनों हैंडल कर पाए, हर प्रेशर पे, हर फोर्स पे। फॉर रूम टेम्परेचर एप्लीकेशन, नॉर्मली रूम टेम्परेचर एप्लीकेशन में जो सबसे कॉमन बेस मटेरियल यूज होते हैं दे आर नाइट्रोसेलुलोज इम्प्रीकेटेड पेपर, द मोस्ट कॉमनली यूज बेस कैरियर मटेरियल। और तो फॉर हायर टेम्परेचर एप्लीकेशन हम लोग फेनोलिक प्लास्टिक इम्प्रीकेटेड पेपर यूज करते हैं। These are some common materials which are used as a base carrier materials. Now come to the next component that is known as strain gauge cement. आप वायर को उस बेस मटेरियल के साथ कैसे चिपका रहे, किस मटेरियल से चिपका रहे, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो द सीमेंट टू बी यूज फॉर जॉइनिंग द स्ट्रेन गेज ऑन अ स्ट्रेनिंग मेम्ब्रेन शुड हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज।
जो सीमेंट है उसकी ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, अगेन हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ बिकॉज यू आर इम्पोजिंग फोर्स एंड प्रेशर ऑन द स्ट्रेन गेज। तो ऐसा ना हो कि जब आप फोर्स और प्रेशर इम्पोज करें तो आपका जो गॉज है वो उखड़ जाए, तो या जो आपका सीमेंट है वो क्रीप हो जाए, ठीक है। तो कुल मिला के मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छा हो, हाई क्रीप रेजिस्टेंस हो। क्रीप मीन्स जो लिक्विड्स जो होते हैं ना झड़ सूखने के बाद झड़ के गिर जाते हैं, तो क्रीपिंग नहीं होनी चाहिए, तो इसका क्रीप रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा हो। हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अगेन बिकॉज यू आर यूजिंग अ कंडक्टिंग मटेरियल और आप बेस मटेरियल के साथ उसको चिपका रहे, तो इसका जो सीमेंट यूज कर रहे हैं इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अच्छा हो, गुड एडहेरेंस, अच्छे से चिपके, मिनिमम मॉइस्चर अट्रैक्शन, मॉइस्चर को ज़्यादा अट्रैक्ट ना करें, क्योंकि मॉइस्चर अट्रैक्ट करेगा तो आपका जो सीमेंट है वो सूखेगा नहीं, ठीक है। तो सीमेंट तुरंत लग के तुरंत सूख जाना चाहिए। मिनिमम टेम्परेचर रिस्ट्रिक्शन, टेम्परेचर हर टेम्परेचर को झेल सके, मतलब कि क्या कहते हैं ठंडे से ठंडा और गर्म से गर्म। ईज ऑफ एप्लीकेशन, आराम से आप अप्लाई कर पाए। कैपेसिटी टू ड्राई फास्ट, जल्दी से सूखे। ये तो मतलब कोई भी सीमेंट मटेरियल जो सबसे कॉमन आप लोग जैसे यूज़ करते हो, जो आप लोग या यूज़ किया होगा आप लोगों ने, जो घर में पानी की टंकी और पाइप्स को जोड़ने के लिए यूज होता है, दैट इज एमसील यूज़ किया होगा, ठीक है। दैट इज नथिंग बट एपॉक्सी, उसको हम लोग एपॉक्सी कहते हैं, ठीक है। लिक्विड एपॉक्सी जो होता है वो आपने वो क्विक फिक्स जो आप यूज़ करते हैं, दैट इज नथिंग बट लिक्विड एपॉक्सी, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स में लिखा भी हुआ है, नाइट्रोसेलुलोज सीमेंट, phenolic cement, epoxy. These are some of the common stain gauge cements. Okay. Now finally the lead wire connection. जो lead wire finally जो आप लीड बार निकाल रहे कनेक्शन के लिए, तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है, उसमें क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, और सोल्डर जंक्शन बिटवीन द फाइन filament and heavier lead wire or ribbon may be all right for static and slow varying loads. However, for dynamic strain measurement, the joints are welded. Normally, अगर slow varying loads है या बहुत static loads है, तो हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डायनामिक स्ट्रेन मेजरमेंट्स करनी है तो हम लोग लीड वायर्स को वेल्ड भी करते हैं। तो लीड वायर मटेरियल शुड हैव अ लो स्टेबिलिटी, स्टेबल रेजिस्टिविटी एंड मिनिमम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा वैरी ना करे, लो स्टेबल रेजिस्टिविटी हो, ठीक है, ज़्यादा रेजिस्टिविटी वैरी ना करे उसकी, ठीक है, शुड बी स्टेबल। lead wire are to be insulated properly with the material of same thermal classification as the gauge carrier and a bonding element. Some recommended lead wire insulation materials are the for the temperature range are given below. इसके अलावा lead wire की जो इंसुलेशन है वो भी कुछ उसके भी कुछ क्लासिफिकेशन या कुछ मतलब इस तरह से होने चाहिए कि जो भी आपका गॉज मटेरियल है, जो भी सीमेंट है, मतलब वो उसके साथ थर्मली स्टेबल हो। तो जो कॉमन स्टैंडर्ड मानक हैं अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, तो बिलो 75 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग नायलॉन यूज़ करते हैं, 75 to 65 विनाइल यूज़ करते हैं, 75 to 95 डिग्री सेंटीग्रेड पॉलीथीन यूज़ करते हैं, 75 to 260 टेफ्लॉन यूज़ करते हैं, और अबव 260 हम लोग नॉर्मली ग्लास स्लीविंग्स लगा देते हैं या ग्लास इंप्रेग्नेटेड सिलिकॉन यूज करते हैं। दीज आर सम ऑफ द मटेरियल्स फॉर इंसुलेशन ऑफ द लेड वायर्स एट द एंड, जहाँ पर आप लेड वायर्स को और क्या कहते हैं अपने स्ट्रेन गेज मटेरियल को आप जहाँ पर सोल्डरिंग या वेल्डिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पर इंसुलेशन की भी जरूरत होती है। जो बाहर के वायर्स के इंसुलेशन है उसके ये स्टैंडर्ड्स हैं। तो दीज आर दिस इज हाउ द बॉन्डेड स्ट्रेन गेज आर कंस्ट्रक्टेड, और ये कुछ जो उसके कंपोनेंट की प्रॉपर्टीज है। तो विद दिस स्ट्रेन गेज आपका टॉपिक फिनिश होता है एंड द रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स भी खत्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे इंडक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। टिल देन हैव अ नाइस डे।